हेलो बच्चों, मैं मधुमाला आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारी आज की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से काव्य खंड के अंतर्गत आने वाली कविता जिसका शीर्षक है ग्राम श्री और जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने शीर्षक पढ़ते ही ये जान लिया होगा कि ग्राम का अर्थ क्या होता है। ग्राम का अर्थ होता है गांव। और श्री के 3 अर्थ होते हैं, जिनमें से यहाँ पर उपयुक्त अर्थ निकलता है शोभा। यानी ग्राम मतलब गांव और श्री का अर्थ हुआ शोभा। तो क्या अर्थ निकला? यानी गांव की शोभा। और इस कविता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। तो कविता में आगे बढ़ने से पूर्व हम पहले कवि परिचय जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी, इनका जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दी। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। आइए जानते हैं उन्हें कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। बच्चों, पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है और उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है, क्योंकि ये शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करते हैं। ग्राम श्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सूक्ष्म और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये किसके बारे में है? गांव में बसी प्राकृतिक सुंदरता के ऊपर। बच्चों, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने गांव कभी जाकर देखा नहीं है कि वहाँ पर कैसी प्राकृतिक सुंदरता छाई रहती है, खेत कैसे होते हैं, उस पे पड़ी ओस की बूंदें कैसी लगती हैं, कैसा नज़ारा होता है। तो आप इस कविता के ज़रिए ये सारी चीज़ों का अनुभव स्वयं ही कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कविता। ग्राम श्री अर्थात गांव की शोभा। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। बच्चों, इसमें आपको बता दूं, क्योंकि जब मैं कविता वाचन आपके सामने करूंगी, साथ ही साथ शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी। इससे क्या होगा कि आपको कविता समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर तलक, दूर तलक का अर्थ है यहाँ पर तक। तलक शब्द का अर्थ तक। और जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं, कैसा चित्र है? हरियाली से भरा हुआ। दूर तक आप देख पा रहे हैं कि हरे हरी, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी हरियाली ही हरियाली छाई है। ऊपर नीला आसमान और नीचे धरती पर हरियाली छाई है। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हमें क्या बता रहे हैं? हमें गांव की सुंदरता का वर्णन वो यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। आइए जानते हैं इसका भावार्थ।
इस कविता में गांव के खेतों के सौंदर्य का चित्रण हुआ है। कवि गांव की नैसर्गिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि खेतों में सारी फसलें उग चुकी हैं, इसीलिए चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। और जब सुबह सुबह इसमें ओस की बूंदें गिरती हैं, तब सूर्य की किरणें इन बूंदों पर पड़कर चारों तरफ फैलती हैं, तो सारा वातावरण चमक उठता है। और इसी वजह से ये खेत की जो हरियाली है ऊपर से ऐसी लगती है जैसे चांदी की जाली वहाँ पर किसी ने रखी है। दूर से कैसा लगता है? जैसा लगता है चांदी बिखेर की रखती है। अब यहाँ पे चांदी कौन है? चांदी है खेतों में। बच्चों, खेतों में जब आप सुबह सुबह उठते हैं, ठंड का मौसम होता है, तो हर पत्तों पर, छोटे छोटे बड़े बड़े पत्तों पे आप ओस की बूंदों को गिरा हुआ पाएंगे। तो उन बूंदों को चारों तरफ विस्तृत स्थान पर देखते हुए कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने चांदी की जाली यहाँ पर बिछा रखी है। आगे देखते हैं अगली पंक्तियों में। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। बच्चों, तिनको का अर्थ होता है, जो तिनका नहीं होता, घास का तिनका या किसी भी पौधे का छोटा छोटा तिनका, उनके तन पर, तन का अर्थ होता है शरीर। हिल हरित, हरित का मतलब क्या होता है? हरियाली। रुधिर, रुधिर का अर्थ क्या होता है? खून। रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल अर्थात हरा, नव का चीर निर्मल नील फलक। नील फलक किसे कहा गया है? नील फलक का अर्थ है नीला विस्तार। और नीला रंग किसका होता है? नीचे जमीन अगर हरियाली छाई है तो ऊपर आकाश है, जो कि नीले रंग का कवि को प्रतीत हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि नीचे यदि जमीन पर हरियाली विस्तृत रूप से छाई हुई है तो उसे ढका हुआ कौन है? अपने आंचल से। ये कौन है? नीला विस्तृत निर्मल आसमान। चलिए जानते हैं इसके भावार्थ। जब नए उगे हुए हरे पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो वह ऐसा लग रहा है मानो सूर्य की किरणें उनके आर पार चली जा रही है और उनके अंदर स्थित हरे रंग का खून साफ दिखाई दे रहा है। और जब हम दूर से इस वातावरण को निहारने लगते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नीले रंग का आकाश झुककर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा हो, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। ये देखिए, आपने देखा इस चित्र में मैंने ओस की बूंदों को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। तो ओस की बूंदों से क्या होता है कि जो तिनके हैं उनके ऊपर जब ये पड़ती हैं तो ऐसा कवि को प्रतीत होता है, क्योंकि कवि तो अपनी कल्पनाएं कर रहा है, उसे जैसा दिख रहा है कवि की नज़र से वो वैसा ही हमें अभिव्यक्त कर रहा है। वो कह रहा है कि ओस की बूंदें बिल्कुल पारदर्शी हैं। पारदर्शी कहते हैं ट्रांसपेरेंट को, यानी इतनी पारदर्शी हैं कि तिनकों के अंदर जो खून है, कैसा खून है? हरे रंग का खून। क्योंकि संसार में अन्य जीव जंतुओं के अलग अलग प्रकार के रंगों के खून होते हैं। कई जीव जंतुओं के लाल खून होते हैं, लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधों के खून की बात की जा रही है। और वो किस रंग के बताए जा रहे हैं? हरे रंग के। तो ये कैसे दिख रहा है? ओस की बूंद क्योंकि पारदर्शिता के कारण कवि को जो तिनकों के अंदर संचारित हो रहा जो रक्त है वो किस रंग का दिख रहा है? हरे रंग का दिख रहा है। चलिए अब अगली पंक्तियों की ओर बढ़े। रोमांचित सी लगती वसुधा। रोमांचित का अर्थ होता है प्रसन्न, और वसुधा है पर्यायवाची शब्द भूमि का, पृथ्वी का। आई जौ गेहूं में बाली। जौ मोटे अनाज इसको कहते हैं, जौ का। और गेहूं आप सबको पता होगा, गेहूं की फसल होती है, जौ की फसल होती है, तो उसमें बालियां आ गई हैं। अरहर सनई के सोने की। अरहर
जैसे जिसे तूर की दाल कहा जाता है। और सनई क्या होता है? सनई होता है एक पौधा जिसकी छाल के रेशे से रस्सी बनाई जाती है। किंकणियां हैं शोभाशाली। किंकणियां का अर्थ होता है करधनी। करधनी होता है जिसे कमर में एक तरह का ये एक गहना होता है जिसे कमर में बांधा जाता है। स्त्रियां इसे अपने कमर में, कमर बंद भी इसको कहा जाता है, तो इसे कमर में लटकाती हैं स्त्रियां। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, आइए देखते हैं इसका भावार्थ। प्रस्तुत कविता में कवि ने फसलों से लदी हुई धरती की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि जब फसल लग जाती है तब कितनी सुंदर दिखती है पूरी पृथ्वी। कहीं जौ की फसल है, कहीं गेहूं की फसल है, कहीं सनई की फसल है। तो ये कैसा प्रतीत हो रहा है कवि को? कवि के अनुसार खेतों में जौ और गेहूं की फसलों के उगने से धरती बहुत ही रोमांचित लग रही है, अर्थात बहुत खुश लग रही है। अरहर और सनई की फसलें इस तरह लग रही हैं मानो वे सोने की करघनी हों, जो किसी युवती, कौन सी युवती? धरती रूपी युवती की कमर में बंधी हुई हो। देखिए यहाँ पर कवि की कल्पना कितनी सुंदर है। आगे बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की ओर। उड़ती भीनी तैलाक्य गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। बच्चों, यहाँ पर भीनी शब्द का अर्थ बताया गया है, यानी भीगी हुई, यानी मीठी मीठी। कहते हैं ना वर्षा के दिनों में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती है, अर्थात मीठी मीठी सी खुशबू आती है। और तैलाक्य का शब्द का अर्थ है तेल, और गंध का अर्थ क्या हुआ? खुशबू। तो फूली सरसों पीली पीली, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने चित्र यहाँ पे दिखाया गया है कि सरसों के यहाँ पर पौधे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, पीले पीले। और क्योंकि आप सबको पता है कि सरसों से क्या निकलता है? सरसों का तेल। और नीचे जो चित्र दिया गया है वो है तीसी का, यानी अलसी का। तो अलसी का भी तेल निकलता है। तो ये तेल की खुशबू के बारे में यहाँ पर कवि चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं इसका भावार्थ। हवा के चलने से हिल हिल कर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। क्या ये एक सुंदरता का प्रतीक माना जा रहा है कि जब हवा चल रही है खेतों में तो क्या हो रहा है? जो अनाज हैं, जो सरसों के, तीसी के जो पौधे हैं, ये क्या हो रहे हैं? वे अपने ही मंद गति से हिल रहे हैं और एक ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। और सरसों के फूलों के खिल जाने से पूरे वातावरण में एक तेल की खुशबू अपने आप ही बह रही है, जो धरती की प्रसन्नता को बता रही है। और इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उस तीसी के नीले फूल भी अपना सिर उठाकर झांक रहे हैं। तीसी के नीले फूल नीलम पत्थर के नगीने की तरह दिख रहे हैं। तो देखा बच्चों, कवि कह रहे हैं कि प्रकृति की शोभा तो देखते ही बनती है। जो तीसी के जो फूल हैं, किस रंग के फूल थे? मैंने आपको अभी चित्र में दिखाया था, वो थे नीले रंग के फूल। तो कवि को ऐसा लगता है, कवि ऐसा प्रतीत करते हैं कि जो तीसी के जो फूल हैं छोटे छोटे नीले नीले, ये मणि की तरह, यानी नीलम की तरह, नीलम एक तरह का पत्थर होता है, तो ये उस रत्न की तरह उन्हें प्रतीत हो रहा है। और धरती कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है, अच्छी लग रही है, आंखों की शोभा बढ़ा रही है। चलिए आगे अब अगली पंक्तियां देखें। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर की, मखमली पेटियों से लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। बच्चों, अब यहाँ पर जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र में क्या दिखाया है कि फलियां, यानी मटर की फलियां झुंड में उगी हुई हैं, और नीचे तो उन छीमियों से, छीमियों का अर्थ होता है फलियां, उनमें से मटर के दानों को भी निकाला गया है। तो यहाँ पर कवि प्राकृतिक सौंदर्य को
निहारते हुए कह रहा है कि यहाँ तो फल फूल भी क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की शोभा बढ़ा रहे हैं, सुंदरता की। और यहाँ पर जो मटर की फलियाँ हैं, ऐसा लग रहा है कि वो सखियों की तरह खड़ी हैं। ठीक है, छीमियाँ, इसका अर्थ मैंने बता दिया, अर्थात फलियाँ। चलिए देखें कि कवि का क्या आशय है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने खेत में रंग बिरंगी फूलों की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि विभिन्न रंगों के फूलों के बीच क्या उगे हैं, मटर की फसलें खड़ी होकर हंस रही हैं। मटर के पौधे ऐसे लग रहे हैं जैसे सखियां मखमल की पेटियों में बीज छुपाकर खड़ी होकर हंस रही हैं। अर्थात कवि ने ये अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है कि क्या कर रही हैं मटर की छेमियाँ, ऐसा लग रहा है कि वो एक संदूक लिए खड़ी हैं, एक पेटी लिए खड़ी हैं। कैसा संदूक, मखमल का संदूक। इसके अंदर उन्होंने हीरे जवाहरात, जिसकी तुलना किससे की गई है, मटर से की गई है। तो कैसे छीमियों के अंदर मटर होते हैं, बाहर नहीं होते ना, तो वो अंदर होते हैं। तो इसकी तुलना की गई है पेटी से, जैसे हम अपने जो कीमती जवाहरात होते हैं, सामान होते हैं, हम उसको पेटी में रखते हैं, ठीक है, बक्से में रखते हैं। तो इसी प्रकार से प्रकृति ने भी मखमली पेटी के अंदर क्या छुपा के रखे हैं, रत्न छुपा के रखे हैं। ये कवि की कल्पना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। फिरती है रंग रंग की तितली, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ पे चित्र में आप स्वयं ही देख सकते हैं कि कितनी सुंदर और रंग बिरंगी तितलियाँ हैं, और तितलियों के साथ किस चीज़ की चित्र है वहाँ पर फूलों के चित्र हैं, क्योंकि जहाँ फूल होते हैं वहीं पे तितलियाँ होती हैं। तो आइए इसके शब्दार्थ पहले जान लेते हैं। फिरती हैं यानी घूमती रहती हैं, रंग रंग की तितलियाँ यानी विभिन्न रंग की तितलियाँ, रंग रंग के फूलों पर। अब यहाँ पर फूलों की चर्चा की जा रही है कि अलग अलग फूलों पर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, यानी स्वयं फूल ही ऐसा लगता है कि वो उड़ रहे हैं इधर उधर, और उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। वृंतों का अर्थ यहाँ पर है डंटल। डंटल होती है ना, जब फूल ऊपर खिला रहता है तो नीचे हरे रंग की क्या होती है, वो डंटल होती है। ठीक है, आइए जानते हैं इसका भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने खेत में रंग बिरंगी तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया है। रंग बिरंगी तितलियां रंगीले फूलों पर उड़ रही हैं, और हवा के झोंकों से जब फूल एक डाली से दूसरी डाली को छूते हैं तो लगता है कि वे खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। कहने का भाव यह है कि कवि की कल्पना सजग हो उठी है, जिसमें उन्होंने रंगों से भरे वातावरण का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताने की चेष्टा की है कि उन तितलियों और उन फूलों को देख करके कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि फूल स्वयं ही उड़ उड़ के इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि रंग बिरंगी तितलियां भी हैं, रंग बिरंगे फूल भी हैं। तो कवि को देखने में ऐसा लग रहा है कि फूल स्वयं ही उड़ उड़कर दूसरे फूलों के पास जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगली पंक्तियों की तरफ। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, और हो उठी कोकिल मतवाली। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम इसका शब्दार्थ जानेंगे, जिससे हमें कविता को समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब रजत का अर्थ होता है चांदी, और स्वर्ण का अर्थ क्या होता है,
यानी सुनहरा यानी सोने के। तो अब रजत और स्वर्ण दोनों के रंग तो अलग होते हैं, है ना, वो पीले रंग का होता है, ये थोड़ा सफ़ेद रंग का होता है। मंजरियों सी, अब यहाँ पर पीले रंग का सफ़ेद रंग की तुलना किससे की गई है? मंजरियों से की गई है। मंजरियाँ किसे कहते हैं? यानी बीज को कहते हैं, उस फूल को कहते हैं जो कि आम्रतरु यानी आम के पेड़ पर लद गई है और देखने में कैसी प्रतीत हो रही है? रजत और स्वर्ण के जैसी। झुक रहे ढाक पीपल के दल, अब यहाँ पर जब पतझड़ का मौसम आता है तो क्या होता है? सारे जो पेड़ हैं वो उनके पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसी की चर्चा यहाँ पर की गई है। ढाक एक पेड़ का नाम है और पीपल भी एक पेड़ का नाम है। दल का अर्थ होता है पत्ता, यानी दोनों वृक्षों के पत्तों की बात की जा रही है यहाँ पर। हो उठी कोकिला मतवाली, यानी ऐसे ऋतु में जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर वसंत ऋतु आता है तो क्या होता है? तब कोकिल मतवाली हो जाती है। कोकिला का अर्थ होता है कोयल। चलिए अब जानते हैं इसका भावार्थ। कवि ने वसंत ऋतु का यहाँ पर मनमोहक चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि आम के पेड़ों की डालियां सुनहरी और चांदी के रंग की लग रही हैं। आम के पेड़ पर तो क्या लग गए हैं? मंजरियां लग चुकी हैं और पतझड़ के कारण ढाक पीपल के पेड़ की पत्तियां झड़ रही हैं, है ना। तो पतझड़ में क्या होता है? सारे पत्ते पेड़ों के झड़ जाते हैं और फिर जब वसंत ऋतु आती है तो अपने साथ क्या लाती है? कोयल की कूक लाती है। इसी बात को यहाँ पर कवि ने बताने की कोशिश की है। और कोयल वसंत ऋतु की मादकता में मतवाली होकर मधुर संगीत सुना रही है। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार से हर ऋतु का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कैसे पतझड़ आता है, उसके बाद वसंत ऋतु आता है, कैसे धरती का श्रृंगार हर पल बदलता रहता है। उसी सुंदरता का बखान कवि ने अपनी इस कविता में किया है। आगे की पंक्तियों में है, कवि कह रहे हैं कि महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। तो यहाँ पर आपने इन पंक्तियों को पढ़ा तो आप समझ गए होंगे कि अब यहाँ पर हम जितनी भी सब्जियाँ हैं उन सब की चर्चा करेंगे, क्योंकि इन पंक्तियों में उसी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। महके कटहल, महके यानी खुशबू देना। कटहल एक तरह का ये सब्जी होता है, आप लोगों के घरों में भी बनते होंगे। मुकुलित का अर्थ होता है अधखिला, यानी पूर्ण रूप से पका नहीं हो जो जामुन, यानी अधखिला यानी आधे कच्चे और आधे पक्के। तो ऐसे ही जामुन की यहाँ पर कवि ने चर्चा की है। जंगल में झरबेली झूली, जंगल में लगे हुए जो बेर के पेड़ होते हैं उस पे जितने भी बेर लगे रहते हैं गुच्छों में, वे हवा के झोंकों से अपने आप ही झूल रहे हैं। कवि को लग रहा है कि वो आपस में ही झूल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। फूले आड़ू, फूले यानी फल देना, यानी किसका मौसम आ गया? अब आड़ू का मौसम आ गया, नींबू का और दाड़िम का। दाड़िम किसे कहते हैं? अनार को। दाड़िम का अर्थ होता है अनार। और कौन सी सब्जियों के यहाँ पर उल्लेख किए गए हैं? आलू, गोभी, बैगन और मूली। तो चलिए हमने इन सारे शब्दों के अर्थ तो जान लिए, अब इसके भावार्थ की ओर बढ़ें। कवि ने पेड़ों में लदी फल एवं सब्जियों की फसलों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। पूरे वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है और आधे पक्के आधे कच्चे जामुन तो बस देखते ही बनते हैं। और झरबेरी बेरों से लद चुकी है। खेतों में कई तरह के फल एवं सब्जियां उग चुकी हैं, जैसे आलू, नींबू, अनार, गोभी, बैगन, मूली इत्यादि। तो आपने देखा प्रकृति की छटा निराली है, चाहे वो फसल हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो फल हो, हर चीज़ से प्रकृति का श्रृंगार अद्भुत लगता है। तो कवि अपनी कल्पना में यही बता रहे हैं
कि किस प्रकार से खेत विभिन्न विभिन्न चीज़ों से सजा हुआ है, उसकी कैसी गंध आ रही है। जैसे कटहल पक गए तो उसकी अलग खुशबू आती है, जामुन पकने वाले हैं उसकी अलग खुशबू आती है। तो कवि ने यहाँ पर हर चीज़ के बारे में हमें बताने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस पाठ का यानी ग्राम श्री का पहला भाग जिसकी चर्चा आज हमने की, आप लोगों को यह भली भांति समझ में आ गई होगी। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को जरा एक बार देखें। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? अब तक हमने जितनी भी कविता ये पढ़ी है, जितनी भी पंक्तियाँ पढ़ी हैं, उसमें आप यहाँ पर कवि ने किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया है? जानते हैं इसका उत्तर? कविता में सर्दी के मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। इस समय गुलाबी धूप हरियाली से मिलकर हरियाली पर बिछी चांदी की उजली जाली का एहसास कराती है और पौधों पर पड़ी उस हवा से हिलकर उनमें हरा रक्त होने का भान होता है। जैसा कि मैंने आपको पंक्तियों में समझाया था कि जब ओस की बूंदें तिनकों पर पड़ती हैं तो कवि को ऐसा आभास होता है कि पत्तों के जो अंदर जो रक्त प्रभावित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, वो किस रंग का है? हरे रंग का है। तो इसी के बारे में यहाँ पर उसी सुंदरता के बारे में कवि ने बताया है। आगे अगला प्रश्न देखें। तिनकों पर ओस की बूंदें देखकर कवि ने क्या नवीन कल्पना की है और क्यों की है? अब देखिए, कवि ने जब ओस की बूंदें देखी फसलों के ऊपर, सारे खेत में हर जगह पे सिर्फ ओस की बूंदें छिटी हुई हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने बिखेर दी हैं। तो कवि ने क्या कल्पना किया, उसी कल्पना के बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है। उत्तर देखते हैं। तिनकों पर ओस की बूंदों को देखकर कवि ने हरे रक्त की नवीन कल्पना की है, क्योंकि तिनकों के ऊपर पड़ी ओस की बूंदें क्या कर रही हैं? हवा से अपने आप ही हिल डुल रही हैं और इससे बूंदें तिनकों के हरे रक्त सी स्वयं प्रतीत हो रही है। अगला प्रश्न देखें। धरती रोमांचित सी क्यों लगती है? यह रोमांच किस तरह प्रकट होता है? अर्थात कवि यहाँ पर यह पूछना चाहता है कि क्यों धरती रोमांचित लगती है, किस बात के लिए इतनी प्रसन्न लगती है और वो अपनी प्रसन्नता को किस प्रकार जाहिर करती है, किस रूप में जाहिर करती है? उत्तर देखते हैं। धरती रोमांचित सी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि गेहूं और जौ की बालियां अब आ गई हैं, जिस तरह रोमांचित होने पर हमारे शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, है ना? उसी प्रकार से धरती पर गेहूं और जौ की बालियों में जो दानों पर लगे नुकीले भाग होते हैं, जब वो कवि उसे देखता है तो लगता है कि यह धरती के रोए हैं, यानी रोम हैं, और जिनसे उनका रोमांच प्रकट हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तितलियों के उड़ने से वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इस दृश्य को देखकर कवि क्या अनूठी कल्पनाएं कर रहा है? तो जब तितलियां फूलों पर उड़ रही थीं तो उसको देख करके कवि ने क्या कल्पना की, कैसे उसकी अभिव्यक्ति की? तो उसी के बारे में यह प्रश्न है। उत्तर देखें। पेड़ पौधे एवं फसलों पर रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले हैं। यह फूल हवा के साथ घूम रहे हैं। तितलियां उड़ती फिरती एक फूल से दूसरे फूल पर आ और जा रही हैं। इससे वातावरण अत्यंत सुंदर बन गया है और इसको देखकर कवि यह कल्पना करता है कि स्वयं फूल ही उड़कर एक डाली से दूसरे डाली पर जा रहे हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज हमने जो कविता पढ़ी है उसे आप भली भांति समझ गए होंगे। हमने इसके साथ ही साथ शब्दों के अर्थ भी जाने, कविता वाचन किया और भावार्थ पर भी चर्चा की। तो इसी के साथ अब मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।